आज नाजरीन यौम आइन यानी यौम दस्तूर संविधान दिवस है और आज इस मौके पर हम बात करेंगे आइन और अक़लियतें। जाहिर सी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान के लिए 26 नवंबर का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जानिब से इसे अपनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को आइन का मसवदा तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। 26 जनवरी 1950 को आइन नाफिज हुआ था। आइन किसी हुकूमत के खद्दोखाल और तरीक़ेकार के हुदूद मुकर्रर करता है, लेकिन इतने सालों के बाद तकरीबन इस आइन को तकरीबन 70 साल हो रहे हैं, लेकिन इन 70 सालों के बाद जिस तरह से अब इस आइन पर सवाल उठ रहे हैं, और अगर खासतौर से हिंदुस्तान की दस्तूर की आइन की हम बात करें, जितने ज्यादा तरमीम इसमें किए गए हैं, जो तरामीम आइन में हुए हैं, इस पर भी एक तरह से सवाल उठते हैं। इसके अलावा एक जो अहम सवाल आज के मौके से वो ये कि हिंदुस्तान की अक़लियतों को जो हुकूक इस आइन में दिए गए हैं, क्या आज़ादी के 70 साल के बाद या आइन बनने के इतने अरसे के बाद क्या वो हुकूक अक़लियतों को मिल रहे हैं? ये भी एक बड़ा और अहम सवाल है। या जिस तरह से सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने हिडन एजेंडे से, अपने छुपे हुए एजेंडे से, अपने खास एजेंडे से आइन पर एक तरह से वार कर रही हैं, क्या ये आज के दिन पर बड़ा सवाल नहीं उठेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे मजबूत आइन आखिर आज खतरे में नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि अलग अलग सरकारें आई और अलग अलग सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जिस तरह से आइन में और संविधान में तरामीम किए हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि और तो जाहिर सी बात है कि आज अहमियत का हामिल है आज का दिन। अगर यौम दस्तूर और यौम आइन की हम बात करते हैं और जिस तरह से अब आइन पर सवाल उठ रहे हैं या सरकारों की जो मंशा है, सरकारों की मंशा पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा तरामीम क्यों कर इतने ज्यादा तरामीम हो रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ताहिर महमूद साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, माहिर आइन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। और एक तीसरे खास मेहमान डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत वेलकम करते हैं, बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले ताहिर महमूद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत मुख्तसर में अगर आज के दिन की इंपॉर्टेंस हमारे नाजरीन को आप बता सकें, कितना अहमियत का हामिल है आज का दिन 26 नवंबर? जाहिर है कि बड़ा इनकलाबी दिन है ये। आज के दिन ही हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो दस्तूर है, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला आइन आज के दिन अडॉप्ट किया गया था। आज की तारीख से वो इनफोर्स तो नहीं हुआ था, इनफोर्स तो 26 जनवरी को नाफिज हुआ, लेकिन आज के दिन वो फाइनल करके और अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जो अल्फाज दस्तूर के आते हैं कि हम लोग इस दस्तूर को बना के और अपने आप को दे रहे हैं, वो अल्फाज आज के दिन फाइनल हो गए थे। तो जाहिर है कि दुनिया बदल गई थी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया था। उससे पहले 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वही एक दस्तूर था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, वो चल रहा था। और ये दस्तूर जो बना ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक था, सेक्युलर था, हर तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी था। तो ये एक तो बहुत इनकलाबी दिन था। देखने वाली बात यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन 70 सालों में हम लोगों ने कितना फॉलो किया है और अब कितना फॉलो कर रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है आज। बिल्कुल ताहिर महमूद साहब, लेकिन 1950 के बाद, 49 और 50 के बाद, अब जबकि 65 साल से ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को गुजर चुके हैं, ऐसे में
जो हुकूक इस आइन में अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को दिए गए थे, उन्हें आज के दिन आप कैसे पाते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो समझने की है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने माइनॉरिटीज़ को कोई ऐसा हक नहीं दिया है जो मेजॉरिटी को पहले से हासिल ना रहा हो जी। हर वो हक मेजॉरिटी को पहले से है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को कोई बहुत ही स्पेशल राइट अलग से दे दिया गया, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है वो नंबर्स का गेम होता है, नंबर्स का खेल होता है, किसकी कितनी तादाद है, कितनी पॉपुलेशन है, इसलिए कुछ बातें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से लिखनी ज़रूरी थी। अब वो क्या बातें हैं, वो सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटीज़ के लिए रेलेवेंट कहा जा सकता है। एक आर्टिकल 29 है और एक आर्टिकल 30 है, और 29 में भी लफ्ज़ माइनॉरिटी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसमें तो कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, और उसमें कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है वो अपनी ज़बान, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को महफूज रख सकता है, ये बताया गया है। तो उसे भी एक तरह से नहीं कहा जाएगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए है। माइनॉरिटीज़ के लिए तो एक सिंगल सेक्शन आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 30, जिसमें लफ्ज़ माइनॉरिटी इस्तेमाल हुआ है, और उसमें कहा गया है कि वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इदारे, तालीमी इदारे अपनी पसंद के बना सकते हैं और चला सकते हैं। और ये ज़रूरी था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये इसलिए ज़रूरी समझा कि इतनी बड़ी आबादी है और उसमें 82% मेजॉरिटी एक ख़ास कम्युनिटी की है, बाकी कम्युनिटी सब जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, तो कहीं माइनॉरिटीज़ एजुकेशनली बैकवर्ड न रह जाएं, पिछड़ न जाएं, इसलिए उनके इस राइट को जो पहले से मौजूद था कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं है, रिकॉग्नाइज़ किया है कि उन्हें अपने इदारे बनाने का और चलाने का हक़ रहेगा, ताकि वो उनके अंदर तालीमी एतबार से पसमानदगी ना आ जाए, बैकवर्डनेस ना आ जाए। ये एक वाहिद प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का जो खालिस माइनॉरिटीज़ के लिए। बाकी जितने प्रोविज़न हैं, मजहबी आज़ादी हो या कोई भी इक्वलिटी हो, बराबर मसावात का हक़ हो, ये सब जैसे मेजॉरिटी को हासिल है वैसे माइनॉरिटीज़ को भी हैं। ये खामखा का हवा खड़ा किया गया है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए पता नहीं कितने प्रोविजन डाल रखे हों कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात बिल्कुल गलत है और आज तक लोग इसको गलत ही समझ रहे हैं कि मालूम नहीं माइनॉरिटीज़ को क्या खुसूसी मराहत दे दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अपने इदारे कायम करने, तालीमी इदारे कायम करने का हक़ है, तो वो क्या मेजॉरिटी को नहीं है? वो तो मेजॉरिटी को तो है ही है। सही। माइनॉरिटीज़ के इस राइट को ख़ास तौर से मेंशन इसलिए करना पड़ा कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि डेमोक्रेसी इज़ ए गेम ऑफ नंबर्स, और उसमें इस बात की गुंजाइश थी, बहुत इम्कान था इस बात का कि माइनॉरिटीज़ के तालीमी तौर पर पिछड़े रह जाएंगे, इसलिए वो अपने इदारे बना सकते हैं, अपने इदारे कायम कर सकते हैं, चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस बात का जिक्र कानून में कर दिया गया, लेकिन ये हक मेजॉरिटी को भी हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अक़लियतों की तरह जो अक्सरियत है उन्हें भी इस तरह के राइट्स जाहिर सी बात है दिए गए हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बने हुए इतने सालों के बाद, इतने बरसों के बाद क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस कभी संविधान बचाओ यात्रा उसे करनी पड़ती है, संविधान बचाओ रैलियां निकालनी पड़ती हैं? आखिर इतने सालों के बाद कांग्रेस को वो कौन सा खतरा है कि संविधान यात्रा और संविधान बचाओ यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश को इस बात की संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूं, और मैं उन तमाम सदस्यों को, 284 सदस्य जो संविधान सभा के रहे, उनको मैं नमन भी करता हूं और उनको मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, और इस गर्व के साथ कि उन्होंने एक बेहतरीन संविधान भारत देश को दिया। आपका जो प्रश्न है, निश्चित रूप से देखिए, संविधान को खतरा जिन लोगों से पहले था, आज भी उन लोगों से खतरा है। पहले वो चादर ओढ़ते थे, आज वो चादर भी नहीं ओढ़ते। आज उन्होंने संविधान के खिलाफ सब कुछ खुल के बोलना शुरू किया है। अभी आप देखिए, मैं आज इस दिवस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी संविधान को लेके जिस तरीके की बातें आज कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उससे देश भी चिंतित है और कांग्रेस पार्टी भी चिंतित है। अभी हालिया 2-4 दिन पहले का बयान मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि संविधान को उखाड़ फेंक देना चाहिए,
कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट की निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, कोई भारत का जो संविधान अंगीकार किया गया जिसमें तिरंगे झंडे को भारत का झंडा माना गया, राष्ट्रगान अडॉप्ट किया गया, ये तमाम चीजों को जिन लोगों ने आजादी के बाद नहीं माना, पहले उनके अंदर थोड़ी सी गंभीरता थी कि खुल के इन चीजों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के पीछे पड़कर संविधान के खिलाफ बोलने लगे हैं, वो भी खुलेआम बोलने लगे हैं, समाज को बांटने का काम खुलेआम करने लगे हैं, कभी जाति और धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, यानी मानते हैं कि संविधान को खतरा है, कभी खाने पीने के नाम पर। जिस तरीके से संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो खतरा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि ये संविधान कितने त्याग और बलिदान के बाद बना है, कितने नेताओं ने, कितने देश के जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और उसके बाद ये संविधान बना है। नवीन कुमार जी, जो जिस तरह से उमाशंकर पांडे कह रहे हैं कि भाई खतरा है, कुछ लोगों से संविधान को खतरा है, किस तरह का खतरा है ये? उन्होंने तो ये बताया नहीं अबू भाई कि किससे खतरा है, लेकिन मैं बताता हूं कि किससे खतरा है। खतरा उन लोगों से है जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उसका बहिष्कार करती हैं, उनसे खतरा है। उनसे खतरा है आज जो लोग ये कहते हैं बंद कमरे में कि अगर आपने 90% मुस्लिम का वोट हमें नहीं दिया तो फिर बड़ा संकट आ जाएगा और देश के अंदर दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी। कमलनाथ जी ने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम लेकर के बताता हूँ। उन्होंने उनसे खतरा है जब वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमें वोट दे दीजिए, जब सत्ता में आएंगे तब हिंदुओं को और आरएसएस को हम निपट लेंगे। वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उनसे खतरा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि अगर कोई भी वोट दिया तो उससे सनातन धर्म और आरएसएस मजबूत होगी, नरेंद्र मोदी नहीं मजबूत होगा। ये मजबूत होंगी, अगर वो आएंगी तो समझिए देश की स्थिति क्या होगी। उन लोगों से खतरा है। खतरा उन लोगों से है जो नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं। खतरा उन लोगों जो कांग्रेस के नेता राज बब्बर है, मैं इनको एक नाम बताता हूं, जो हिंदू तालिबान बताते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे कहते हैं कि देश की सेना गली का गुंडे हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, आतंकवादी जब कश्मीर में मारे जाते हैं उनको निर्दोष लोग बताकर गुलाम नबी आजाद खड़े हो जाएं तो उनसे खतरा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए खतरा तब भी है जो केंद्र में मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के संविधान दिवस और जो ये कहते हो। अब सुन लीजिए ना, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, मैंने तो अरे मैंने अभी आप क्या भाषण दे रहे थे, मैं बोला क्या? अरे मैं बोला आपके बीच में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पीड़ा होगी। आपने क्या किया? आप इस देश को सत्ता पाने के लिए तोड़ने की कोशिश मत करिए। आप सुनिए, सबको मालूम है, देख रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ आदरणीय राज बब्बर जी ने आतंक उनको बोला। अरे सुनिए, देश के अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, इन लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है। देश की सेना देश के गरीब लोगों को आपको सुहाता नहीं है। आज आप क्या कहना चाहते हैं? नवीन जी, मैंने कहा ना आज के दिन मत लड़िए, आज के दिन बहस मत कीजिए। दोनों लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ ताहिर महमूद साहब मौजूद हैं। ताहिर महमूद साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं। ताहिर महमूद साहब, बात कहना कि दोनों लोगों नहीं, ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात नहीं, ठीक है नवीन जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आज का दिन भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन जी, उमा जी बात पूरी हो गई। उमा जी सुन लीजिए। उमाशंकर अम्बेडकर जी ने जब इस संविधान को तैयार किया था, नहीं ठीक है, बात पूरी हो गई। नवीन जी आएंगे आपके पास। उमाशंकर बात पूरी हो गई। आपको कुछ लेना देना नहीं है। उमाशंकर, आप मुझे अगर सुने तो खामोश हो जाइए। उमाशंकर, ये लोकतंत्र के हत्यारों को तो चुप करिए। नहीं ठीक है। अब नवीन जी आज तो बख्श दीजिए। नवीन जी आज बख्श दीजिए। आज इस तरह की भाषा पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं कराया था। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए। ताहिर महमूद साहब से आज बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है। ताहिर महमूद साहब, कांग्रेस और बीजेपी को देख रहे हैं कि आज के दिन को लेकर भी एक दूसरे पर ये अटैक कर रहे हैं। क्या वाकई में आपकी नजर में क्या हमारे संविधान को, हमारे आइन को, दस्तूर को सियासी पार्टियों ने वाकई में नुकसान पहुंचाया है? ताहिर साहब।
बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आइन जैसी मुक़द्दस और पवित्र चीज़ के ऊपर भी पॉलिटिक्स लड़ी जाए और दोनों तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उसको पॉलिटिकल एंगल से देखें। ये हिंदुस्तानियों की, हमारे हिंदुस्तान के शहरियों की बदकिस्मती है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या दस्तूर जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम हिंदुस्तानियों ने 1949 में ये कसम खाई थी, ये हलफ लिया था कि हम हमेशा इसका एहतराम करेंगे, इसकी एक एक दफ़ा को फॉलो करेंगे, इसके ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं करेंगे। वो एक बड़ा मोहतरम और बड़ा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ है, तारीख़ी दस्तावेज़ है। उसको उसी एंगल से देखा जाए, उसी ज़ाविये से देखा जाए, उसको सियासत में घसीटने और एक पार्टी दूसरे को कहे कि इनसे ख़तरा है, वो कहे कि इनसे ख़तरा है, बहस होती रहे इस तरह से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वक्त तो ये होना चाहिए, बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन को अब तक कितना फॉलो किया गया है। अगर उसमें कुछ कमियां रही हैं, उसके ऊपर चलने में, उसके प्रिंसिपल्स पर अमल करने में कुछ कमियां रही हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। न कि ये कि इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के ऊपर कि तुमने नहीं फॉलो किया, तुमने नहीं फॉलो किया। ये बात गलत है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के विरुद्ध बातें करने, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात रखने के बजाय इस पर गौर किया जाए कि आखिर के कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनी जगह सुपर्ब है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो सकती हो, लेकिन बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। शहरियों के मुख्तलिफ़ तबक़ों के साथ हो रही हैं, अफराद के साथ हो रही हैं, इंडिविजुअल्स के साथ हो रही हैं, ग्रुप्स के साथ हो रही हैं। ये तो इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता और हमेशा ही होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से अब शुरू हो गई हो, पहले भी हुई हैं। संविधान को ख़तरा इससे ऐसे कि एकदम से अब हो गया हो, अगर कोई ख़तरा है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहली बार कोई ख़तरा पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बातें हुई हैं। हमने इतने सालों में, अभी कितने साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए, और 100 से ज़्यादा बार तो हमने उसे अमेंड कर लिया। उसकी असली शक्ल है कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत अफसोसनाक। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बना के दिया था, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बना के दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने, जो सरदार पटेल ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज थोड़ी है। उसमें तो पता नहीं कितने हम लोग अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। अच्छा चलिए, अब जो हो गए अमेंडमेंट्स तो ठीक है, लेकिन जितने अब प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं उसको फेथफुली फॉलो करने की सबको फिक्र होनी चाहिए, न कि आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने की। बिल्कुल। उमाशंकर पांडे जी, जिस तरह से ताहिर महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई इसकी फिक्र तो सबको होनी चाहिए थी। पहले ही बहुत नुकसान हमारे मुल्क का, भारत का पहले ही हम लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया। अब तो कम से कम उस पर लड़ाई झगड़ा न किया जाए और मिल बैठकर यह सोचा जाए किस तरह से अपनी जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को किस तरह से मजबूत करना है। और नाइंसाफी और जो कमियां रही वो तो पहले से भी थी। उमाशंकर जी, देखिए, मैं वही कह रहा था, असल में लड़ाई है किस बात की? लड़ाई में एक तरफ वो विचारधारा है जो पूरे देश को एक निगाह से देखता है, जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग जैसे संकीर्ण सोच को आधार नहीं बनाता देश के विकास को, जो संविधान की किताब को आराध्य देवता की तरह पूजती है। संविधान में लिखे हुए एक एक लफ्ज को कांग्रेस पार्टी वेद वाक्य की तरह मानती है और उसी से देश अब तक चलता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से चैनलों पे बैठ के झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, इनको देश के संविधान में, देश के झंडे में, देश के तिरंगे में, देश के राष्ट्रगान में कभी भी आदर और श्रद्धा नहीं रहा है। इसीलिए 52 साल इन्होंने लगा दिया देश के तिरंगे को अपनाने में, और आरएसएस के शाखाओं में आज भी राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। ऐसी स्थिति में जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे आजादी की लड़ाई में, वो संविधान में कितनी श्रद्धा रख पाएंगे? वो इनके शासनकाल में जवाब दे दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जिसका ये नवीन जी जिक्र कर रहे थे। मैं इसका बस्तर में गए थे और बीच में बोला नहीं, सुन ले जो उन्होंने बोला था भाषण तो अपना अपने घर का बच्चा बताया, क्योंकि मैं इनके बीच में बोला नहीं। राज बब्बर जी ने उद्धृत किया था, और ये अंग्रेजों से सर्टिफिकेट ये मांगते थे। बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाइए और उमा जी आप खामोश हो जाइए। उमा शंकर खामोश हो जाइए। अबू जी क्या मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। नहीं हो सकते। अब मैं बताता हूं अबू भाई, इन्होंने मेरे को बस आप बेशक उमा शंकर जी से 30 सेकंड कम ही देना, लेकिन मैं अपनी बात रख लूं। इन्होंने कहा कि संघ की शाखाओं में तिरंगा झंडा या राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, वो आज भी गाया जाता है। दुनिया ने देखा, कभी ये आए होते तो शायद इनमें भी संस्कार हुए होते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमें संविधान में विश्वास नहीं, आपकी शाखा में नहीं गाया जाता नहीं है, और इनको नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते हैं, लेकिन अरे आप तय करेंगे क्या कि मंदिर में जाकर के पूजा कौन सी करेंगे? वो राजनीतिक संगठन नहीं है। अरे आप किस बात का भाषण दे रहे हो? आप तय कर रहे हो क्या? हम बता रहे हैं जो भाजपा में कहा जाता है, संघ की शाखाओं में क्या जाता है, मंदिरों में क्या गाया जाता है, मस्जिदों में क्या गाया जाता है, तो सब जानते हैं। आप भाषण शाखा में राष्ट्रगान गाया जाता है, आप बताइए। राज बब्बर का वीडियो सबने देखा, कमलनाथ का वीडियो सबने देखा, सब प्रधानमंत्री का बस्तर का भाषण तो बता दीजिए जो नक्सलियों पे बोला था, जिस पर राज बब्बर जी ने बोला था। किसी ने नहीं देखा, वो नहीं, किसी ने नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी ने बस्तर में बोला था कि नक्सली हमारे हैं, नक्सली हमारे हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए आपके प्रधानमंत्री ने बोला था। भाई आप लोकतंत्र के हत्यारे हो, लोकतंत्र की हत्या तो आप करते रहे हो। देववंश से और उसके पहले वो भी नहीं सुना उन्होंने। पूरा देश जानता है, लगातार संविधान को बदलने का काम सावरकर कहते हो उन्होंने क्या माफिया मांगी अंग्रेजों से, ये पूरा देश जानता है। ये जो चवन्नी बाजार की तरह बोलने के लिए उमा शंकर नवीन जी आप सुन रहे थे। उमा शंकर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उमा शंकर भाषा क्या है? उमा शंकर पहले सुन कहा था, उसके बाद फिर आप अगर यही तरीका है तो मैं लगातार बोलूंगा, मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। और ये नवीन जी टॉपिक पर आ जाइए। नवीन जी ये बोल नहीं सकते उसके। नवीन जी टॉपिक पर आ जाइए, ठीक है। अगर यही तरीका है, इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। हम जमीन पर रहने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने लोकतंत्र की हत्या कहां करी। आपने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दिया कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कब कब करी। कांग्रेस ने राज्यपालों का दुरुपयोग कब कब किया लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग कब कब किया। मैं सब कुछ बता सकता हूं। आपके पास 30 मिनट से ज्यादा, जब गांधी जी की हत्या हुई और देश की जनता जानती है। लेकिन 1948 आपने सबसे पहले देश के 2 टुकड़े करे। आपने कितने लाख लोगों की हत्या करा दी, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने देश को बंटवाने के नाम पर कितने लोगों की हत्या करी और पाकिस्तान को बनाया हिंदू रहित, बांग्लादेश को बनाया हिंदू रहित, कश्मीर को क्या हिंदू रहित, देश को हिंदू रहित करना चाहते हैं आप। ये कौन सा तरीका है? यही आपके लोग चाहते हैं। कभी आपके लोग जिन्हें लगाते हैं। आजादी के पहले भी आप ही लोग थे जो कांग्रेस के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, वही सत्ता के करीब रहते थे। आजादी की लड़ाई को आज के समय में मुझे बता दीजिए, जो कांग्रेस के लोग सत्ता में, उनके परिवार ने एक ने भी बलिदान दिया, आजादी की लड़ाई किसी एक परिवार ने बलिदान नहीं दिया। उन सबने केवल उन लोगों ने जो राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर काले अक्षरों में दर्ज है आपका जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके ऊपर लेकिन इतना तो है आप लोगों की बातों से कि भाई नुकसान हर तरफ से हुआ है। नुकसान हर तरफ से हुआ है। आप लोगों की बातों से यह जाहिर हो गया कि भाई नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। कांग्रेस के कारण नुकसान हुआ, कांग्रेस के समर्थकों के कारण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ताहिर महमूद साहब, जो आपने एक बात कही थी कि भाई जिस तरह से लगातार तरमीम हो रहे हैं, अभी 65 साल से कुछ ज्यादा ही हमारे आइन और संविधान को हुए, लेकिन जिस तरह से 100 से ज्यादा तरामीम हुई, अमेंडमेंट हुए, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में यह बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बार बार तरमीम किया जाना? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि इतनी देर से जो बातें हो रही हैं उनमें जिनका जिक्र होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन की जिन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए था, उसका किसी ने नाम नहीं लिया। कॉन्स्टिट्यूशन तिरंगे का नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम का, राष्ट्रीय गान का या राष्ट्रीय झंडे का या उसका रेस्पेक्ट करने का या राष्ट्रीय गान गाने का नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम है फंडामेंटल राइट्स का,
कॉन्स्टिट्यूशन नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज का। शहरियों के, सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये उनके फर्ज है उनके लिए ये सब कुछ करना। कुछ राइट्स दिए गए, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असल में उनका नाम है, फंडामेंटल राइट्स का नाम है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नाम है। अब हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को वो फंडामेंटल राइट्स किस हद तक मिल रहे हैं? हिंदुस्तान के तमाम शहरी, जिसमें हुकूमत के लोग भी शामिल होते हैं और जनता भी शामिल होती है, वो लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं सिटीजन्स की, उनको किस हद तक पूरा कर रहे हैं? और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में, उनमें से कितनों के ऊपर अमल हो चुका है, कितने के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन न राष्ट्रीय गान का नाम है, न राष्ट्रीय। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात ताहिर महमूद साहब आपने कही। आपने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया गया है कि माइनॉरिटीज जो है अपने पसंद के तालीमी इदारे चुन सकते हैं। लेकिन ताहिर महमूद साहब देखिए, अलीगढ़ की मिसाल आपके सामने है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती स्टेटस पर, माइनॉरिटी स्टेटस पर हमेशा सवाल उठाया जाता है। जी, आपने हमसे कुछ पूछा? जी 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 ताहिर साहब। नहीं, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर के माइनॉरिटी स्टेटस पे सवाल जो है पिछले 4 साल से नहीं उठ रहा है। जी, जवाब हमें देने दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर जो सवाल आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो सवाल पिछले 4-4.5 साल से नहीं उठ रहा है। वो सवाल उठाया जा रहा है शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से ही उठाया जा रहा है। और शुरू से ही वो लोग काबिज नहीं थे हुकूमत पर जो अब हैं। जो लोग पहले हुकूमत कर रहे थे, उन्हीं ने सबसे पहले सवाल उठाए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस पर। और उन्होंने ही जो है इस तरह के क़वानीन बनाए थे जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस जिसको आप कह रहे हैं, उसको ख़त्म कर, ये कोई अब थोड़ी हो रहा है 5 साल से। और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, अलीगढ़ हो, जामिया मिल्लिया हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ इदारे हैं, उनको बहुत नुकसान शुरू से ही पहुंचाया जा रहा है। बहुत शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन को इस बारे में फॉलो नहीं किया गया है, पूरी तरह से फेथफुली फॉलो नहीं किया गया है। और उसी की वजह से माइनॉरिटीज़ सारी की सारी, खाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ नहीं, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। और इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टूड प्रोविज़न है, जिसको सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है और जिस पर बहुत कम अमल हुआ है, वो आर्टिकल 30 है, जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट्स के मुताल्लिक़ है। बिल्कुल, उस पर गौर होना चाहिए कि बिल्कुल। उमाशंकर पांडे, आपने सुना जिस तरह से ताहिर महमूद साहब ने कहा कि भाई संविधान में बात होनी चाहिए, नहीं है कि पसंद के तालीमी इदारे खोले जाएं, लेकिन उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ी मिसाल है जिसके स्टेटस को लेकर हमेशा सवाल उठता है। और ताहिर महमूद साहब ने कहा कि भाई ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले से, जब कांग्रेस थी उसी वक्त से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस पर सवाल उठते हैं। 20 सेकंड है आपके पास उमाशंकर, फिर नवीन जी के पास भी जाएंगे। विचार हो सकते हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन चाहे वो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जितने भी आज देखिए विश्वविद्यालय हैं, ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू भी उसमें शामिल करिए, आज तमाम हैदराबाद भी शामिल करिए, तमाम विश्वविद्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जानबूझकर अपने लोगों को बिठाया। और उसके तहत आप देखिए कि आज सारे विश्वविद्यालय आपका फोबिया, आपकी कमी नहीं है, संविधान आपको समझ नहीं आता, कार्रवाई ये किसी पर नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं और कंट्रोवर्सी पैदा करना आपका काम है, लगातार यही करते रहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पर विवाद खड़े किए जाते हैं, किसी को बचाने छोड़ने वाले नहीं होता है, सबको तोड़ना चाहते हो। जेएनयू में विवाद क्या आतंकवादी वहां से पैदा हो और आपके समर्थन में हो? जेएनयू में देश के टुकड़े होकर 4 नारे लगाए राहुल गांधी, आपके नेता, जिनको मेरे ख्याल से नवीन जी, मेरे ख्याल से आज लड़ने का और झगड़ने का वक्त नहीं था। आज लड़ने और झगड़ने का वक्त नहीं था। आज हमें यह सोचना चाहिए था कि अपने आइन को, अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी जमहूरियत को आखिर किस तरह से मजबूत करना है। और इसे मजबूत करने के लिए, अगर भारत को मजबूत करना है, तो कांग्रेस, बीजेपी और सभी हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा और इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज बड़ी एक तरह से मायूसी हुई नवीन जी, पूरे सच्चाई से कह रहा हूं, बड़ी मायूसी हुई उमाशंकर जी, जिस तरह से आज के दिन भी हम लोगों ने इस पर चर्चा
इस बहस के साथ की है। वक्त बिल्कुल नहीं बचा। नवीन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उमाशंकर पांडे आपका भी शुक्रिया, और ताहिर महमूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ